हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अभी तक के जो लेक्चर में हमने पढ़ा था वो डिमांड से रिलेटेड चीज़ें थी। मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको जो सीक्वेंस में लेक्चर मिले हैं वही सीक्वेंस में आपको लेक्चर देखने हैं, आपको सीक्वेंस को तोड़ना नहीं है। अभी तक के जो पिछला सेशन था उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी डिमांड और प्राइस से रिलेटेड, कि प्राइस और डिमांड का कैसा रिलेशन होता है। यानी कि प्राइस जो होता है वो बढ़ता है तो डिमांड क्या होता है, कम होता है। मैंने बोला था ना कि जो चीज़ ज़्यादा प्राइस उसका होगा वो चीज़ का डिमांड कम ही आएगा, वो चीज़ लोग कम खरीदना चाहेंगे। और जिस चीज़ का प्राइस कम होगा वो चीज़ लोग ज़्यादा बाई करना चाहेंगे, बराबर। तो इसको क्या कहा था हमने, इसको एक वर्ड दिया था, दैट इज इनवर्स रिलेशन। इसको क्या बोला था हमने, इनवर्स रिलेशन, बराबर, करेक्ट। ये हमने लॉ तो पढ़ा था कि सर प्राइस के बढ़ने या कम होने से डिमांड बढ़ता है या तो कम होता है, लेकिन कितना बढ़ता है या कितना कम होता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर का नाम क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जो डिमांड है ना उसका मतलब तो हम पढ़ चुके हैं। हमें पढ़ना है किसका मतलब, इलास्टिसिटी का मतलब। किसका मतलब, इलास्टिसिटी का मतलब। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पर इलास्टिसिटी का मतलब। देखो ये सबसे पहले तो अपने क्या पढ़ा है वही यहाँ पर दिया है इंट्रोडक्शन में। कि देखो कहाँ पर है, इन रिलेशनशिप। हाँ ये देखो, दस लॉ ऑफ डिमांड फेल्स टू एक्सप्लेन द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। क्यों, एक्सप्लेन करने में कि कितना चेंज हो रहा है। लॉ ऑफ डिमांड सिंपल बोलता है कि प्राइस के बढ़ने या कम होने से डिमांड जो है वो कम या ज्यादा होगा, लेकिन कितना होगा वो बताने में वो फेल हो जाता है। यानी कि उसमें कुछ लिखा नहीं है उससे रिलेटेड। तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया ये कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसके लिए एक अलग से कॉन्सेप्ट लेके आए। और ये देखो इनवर्स रिलेशनशिप होता है, वो सारी चीजें समझा तुमको। तो ये एक इंट्रोडक्शन है। तो हम शुरू कर रहे हैं किसका, क्या पढ़ना, कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बराबर। चलो तो अभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ना वो क्या होता है वो एक बार देखते हैं। देखो, तो द टर्म इलास्टिसिटी इंडिकेट्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल। क्या बोला, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू अ चेंज इन अदर वेरिएबल। माने 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 एक वेरिएबल में चेंज होने की वजह से दूसरे वेरिएबल क्या रिस्पॉन्ड करता है या दूसरा वेरिएबल कितना चेंज होता है उसे कहा जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बेसिकली मैं आपको बोलूँ ना कि जो चीज चेंज होती है ना उसे हम क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी। अभी वेरिएबल माने क्या होता है, कोई भी ऐसा टर्म जो चेंज हो सकता है। अभी एक चेंज में, यानी कि समझो कि प्राइस में चेंज लाया, उसके वजह से डिमांड में क्या चेंज आता है ना वो हमें पढ़ना है। और कितना चेंज आता है वो पढ़ेंगे, उसे क्या कहेंगे, पूरी स्टडी को क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखो क्या लिखा है, द टर्म इलास्टिसिटी, क्या लिखा है, द टर्म इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी जो वर्ड है उसका मतलब देखो क्या लिखा है, इंडिकेट्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल। यानी कि प्राइस जो चेंज हो रहा है, देखो टू अ चेंज इन अदर वेरिएबल, यानी कि चेंज माने यहाँ पर क्या है पता है, प्राइस। क्या है ये, प्राइस। ये क्या है, प्राइस। ये क्या है, प्राइस। उसमें चेंज होने की वजह से इसमें क्या चेंज हो रहा है, चेंज इन अदर वेरिएबल। यानी कि प्राइस में चेंज होने की वजह से इसमें क्या चेंज हो रहा है, यानी कि डिमांड। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, फिर से एक बार देखो। द टर्म इलास्टिसिटी इंडिकेट्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल, यानी कि डिमांड प्राइस में चेंज होने की वजह से क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है या क्या रिस्पॉन्स देता है, उसे क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझा तुमको, चलो। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड में क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है उसका क्या रिस्पॉन्सिवनेस है या उसका क्या रिस्पॉन्स है किसके सामने, टू अ चेंज इन प्राइस। प्राइस चेंज होने की वजह से या कोई और फैक्टर चेंज होने की वजह से डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स आता है, या डिमांड का क्या रिस्पॉन्स आता है, या डिमांड कैसे चेंज होता है वो हमें पढ़ना है। उस पूरी स्टडी को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी और फैक्टर क्या हो सकते हैं सर, एक इनकम हो सकता है, या फिर हो सकता है कोई और प्रोडक्ट का प्राइस में चेंज होने की वजह से क्या हुआ, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। सर ऐसा कब हो सकता है ना, जो नॉर्मल अपने जो खाने पीने की चीजें होती है उसमें ऐसा बहुत चीज होती है कि अभी समझो कि ब्रू कॉफी है, उसका थोड़ा सा प्राइस बढ़ गया तो लोग नेस्कैफे यूज करने लगते हैं। फिर
ताज टी जो आती है उसका बढ़ने लगा तो लोग दूसरा कोई और टी यूज करने लगते हैं, वो ऐसी सारी चीजें होती रहती है। तो अभी देखो, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट और स्मॉल। ग्रेट माने बहुत ज्यादा, स्मॉल माने थोड़ा बहुत। अकॉर्डिंग टू द अमाउंट डिमांडेड विच राइजेस मच और लिटल फॉर अ गिवन फॉल इन प्राइस। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माने क्या होता है, ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग टू द अमाउंट डिमांडेड विच राइजेस, मतलब जो बढ़ेगा या तो कम होगा, फॉर अ गिवन फॉल इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स मच और लिटल फॉर अ गिवन राइज इन प्राइस। तो मतलब प्राइस के बढ़ने पे कुछ डिमांड बढ़ेगा या कम होगा, या प्राइस के गिरने पे कुछ डिमांड बढ़ेगा या कम होगा, उस पूरी स्टडी को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये आपको एक बार याद कर लेना है, ठीक है। एक दो बार पढ़ोगे, एक दो बार देख के लिखोगे या बिना देख के लिख लोगे तो याद हो जाएगा। चल, मतलब मैंने समझा दिया तो अभी आपको याद करने में डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। तो इट इज क्लियर फ्रॉम द अबाउट डेफिनेशन दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ टेक्निकल टर्म। ये क्या है, टेक्निकल टर्म है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विच डिस्क्राइब्स। तो जो क्या डिस्क्राइब करता है, तो देखो यहाँ से अंडरलाइन कर लो पूरा, विच डिस्क्राइब्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ चेंज। आपको अगर मीनिंग पूछा जाएगा ना तो ये लिखना है, विच डिस्क्राइब्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू फॉल और राइज इन प्राइस, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज। क्या है ये, एक रेशियो ऑफ परसेंटेज है, परसेंटेज चेंज है इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो देखो एक मिनट, हाँ, तो आपको अगर पूछा गया ना तो ये वाला आप मीनिंग लिख देना। समझो, पूछा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, तो सबसे पहले आप ये डेफिनेशन लिखोगे अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल। फिर ये पूरा डेफिनेशन लिखना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, फिर मीनिंग लिखना है कि इन अदर वर्ड्स, ऐसा करके लिख देने का, इन अदर वर्ड्स इट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। ऑफ अ कमोडिटी माने सर कोई भी कमोडिटी हो सकता है, टू अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस यानी कि प्राइस में जो चेंज होता है, ये सारे कैलकुलेशन जो है वो परसेंटेज फॉर्म में करने हैं अपने को। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो प्राइस में जितना भी चेंज हो रहा है वो कितना परसेंट चेंज हो रहा है, उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज हो रहा है उसको टर्म्स में, परसेंटेज के टर्म्स में ले लेंगे। एक बार पढ़ेंगे आगे तो तुमको समझेगा। तो अभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, इसके तीन टाइप है। कितने टाइप है, तीन टाइप है। चलो, तो उसमें से जो पहला टाइप है ना वो हम पढ़ रहे हैं, इनकम इलास्टिसिटी। दूसरा है क्रॉस इलास्टिसिटी, तीसरा प्राइस इलास्टिसिटी। सिंपल 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 समझो। इनकम इलास्टिसिटी माने इनकम के चेंज, देखो तीनों चीज में है ना, तीनों पॉइंट में अपन फर्क कंपेयर किसके साथ करेंगे पता है, क्वांटिटी तीनों केस में ना अपन क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज हो रहा है किसके वजह से, इनकम में चेंज होने की वजह से, क्रॉस इलास्टिसिटी माने दूसरे कोई प्रोडक्ट में चेंज होने की वजह से, यानी कि दूसरे कोई प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने की वजह से, और तीसरा होता है अपने ही प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होने की वजह से। तो तीनों केस में इनकम की वजह से, दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस की वजह से, या अपने ही प्रोडक्ट के प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आता है वो हमें पढ़ना है, और उसी को क्या कहते हैं हम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीन टाइप है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, इनकम के चेंज होने की वजह से, प्राइस के चेंज होने की वजह से, और एक दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस के चेंज होने की वजह से। तो पहला इनकम, तो रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये सेम रहेगा पूरा, बस खाली यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू अ चेंज इन इनकम। खाली प्राइस की जगह पे क्या वर्ड आ गया, इनकम। समझा तुमको, ओनली, सिर्फ ओनली प्राइस ओनली, बाकी सारे फैक्टर्स ऐसा मानेंगे कि रिमेन्स अनचेंज, ठीक है, रिमेन्स अनचेंज। अब ये इसका देखो एक फॉर्मूला जैसा बनाया, ये क्या है, ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये याद कर लो, ठीक है। हमेशा ऊपर क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, नीचे क्या आएगा, जो दूसरा फैक्टर होगा, जैसे कि परसेंटेज चेंज इन इनकम, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट, है ना। सिंपल है, तो तुमको खाली क्या करना है, चेंज क्या होगा पता है, एक तो ई तो सेम रहने वाला है, फिर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी सेम होने वाला है। यहाँ पर इनकम है, इसके लिए वर्ड क्या यूज हुआ है, वाई, ठीक है, यहाँ पर वर्ड क्या यूज हुआ है, वाई, और डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो ये इसको यहाँ पर ऐसे सिंबॉलिकली लिख लेंगे। फिर
ये ट्राइंगल है ना, चेंज के लिए यूज किया जाता है कि चेंज कितना हो रहा है क्यू में, चेंज कितना हो रहा है वाई में। समझा तुमको? चलो। फिर ये एक मैथमेटिकल है, आप एक बार देख सकते हो, आपको ज्यादा आइडिया होगा इस सारी चीजों में, मैं पढ़ाऊँ उससे पहले आप समझ जाओगे। ठीक है, चलो। अभी है ना, इनकम इलास्टिसिटी में भी है ना 3 पार्ट है। देखो देखो, फिर से मैं एक बार पूरा ओवरव्यू देता हूँ। हमने क्या पढ़ा था? डिमांड। डिमांड का फिर लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था। लॉ ऑफ डिमांड माने क्या? प्राइस के चेंज होने की वजह से क्या होता है? डिमांड चेंज होता है। अभी वो कितना चेंज होता है लॉ ऑफ डिमांड में लिखा नहीं है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं उसके लिए? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेजर करता है? प्राइस के या कोई और फैक्टर के चेंज होने की वजह से डिमांड में क्या चेंज होता है वो मेजर करता है, वो परसेंटेज मेजर करता है, वो नंबर में मेजर करता है। ठीक है। अभी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 3 टाइप कौन से? इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी और एक होता है प्राइस इलास्टिसिटी। अभी हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले इनकम इलास्टिसिटी, यानी कि इनकम में चेंज होने की वजह से डिमांड में क्या चेंज होती है वो हम पढ़ रहे हैं। अभी इनकम में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज होते हैं, उसे क्या कहते हैं? इनकम इलास्टिसिटी। अभी इनकम इलास्टिसिटी के भी 3 पार्ट है। क्या? पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी और जीरो इनकम इलास्टिसिटी। और उसका मैंने यहाँ पर आपको एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है, बट इसमें ना एक छोटी सी गड़बड़ है। ये यहाँ पर है ना, ये बढ़ेगा, कम नहीं होगा। चलो, यहाँ पर ये बढ़ेगा। समझा तुमको? इनकम के बढ़ने से, अगर कोई व्यक्ति की इनकम बढ़ती है उसके साथ साथ उसकी क्या बढ़ती है? डिमांड बढ़ती है, तो उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव। उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। इनकम बढ़ा लेकिन क्या होता है? डिमांड कम होता है, तो उसे कहते हैं नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। और अगर इनकम बढ़ता है, उसके उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आता है, डिमांड पे कोई चेंज नहीं आया, तो उसे क्या कहेंगे? जीरो इनकम इलास्टिसिटी। सर सबका एग्जांपल दो ना, एक एक देता हूँ, देखो। ये है ना, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी के केस में क्या होगा पता है? लग्जरी गुड्स के केस में होगा। जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ती है ना, वैसे वैसे वो गुड्स की डिमांड बढ़ती है। जैसे मोबाइल फोन है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, ये सारी चीजें होती है। और नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी माने पता है? इंफीरियर गुड्स होते हैं। जैसे कि हमने ब्रेड वगैरह का एग्जांपल देखा था कि वो लोगों की इनकम बढ़ती है ना, उसके बाद वो सारी चीजें वो लोग कंज्यूम करना थोड़ा कम कर देते हैं या छोड़ देते हैं धीरे धीरे। और जीरो इनकम इलास्टिसिटी माने इसमें मेडिसिन वगैरह आ जाएगी, कि स्कूल यूनिफॉर्म आ जाएंगे। कि अब इसमें होता कैसा है कि लोगों का, अभी समझो कोई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाता है, तो खाएगा ही सर, उसमें कोई चेंज होगा नहीं। वो कितना भी पैसे वाला हो, दवाई खानी है तो खानी है, पैसा। चलो, नेक्स्ट इज, ये इनकम इलास्टिसिटी हो गया। इनकम इलास्टिसिटी के 3 पार्ट, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी माने क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी। अभी एक समझो प्रोडक्ट दो है, एक ए है और दूसरा क्या है? बी है। अभी बी का प्राइस है ना, बढ़ाते हैं कम करते हैं या तो बढ़ाते हैं, उसके वजह से ए के क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फर्क आता है ना, वो अपने को पढ़ना है। तो देखो, ई सेम है, मैंने बोला था ना इलास्टिसिटी पढ़ रहे तो ई तीनों में सेम रहने वाला है, तीनों में, इनकम, क्रॉस हो या प्राइस हो, तो तीनों में ना ई सेम रहने वाला है। वहां पे वाई था क्योंकि इनकम पढ़ रहे थे, यहाँ पर सी है क्योंकि क्रॉस इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं। और ये मैंने बोला था कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड तो सेम रहने वाला है ऑफ प्रोडक्ट ए, है ना। क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा ऊपर आएगा और दूसरा फैक्टर नीचे आएगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। समझा तुमको? वो दूसरा प्रोडक्ट का है, इसके लिए भी, यानी कि प्रोडक्ट बी के प्राइस में चेंज होने की वजह से प्रोडक्ट ए में क्या चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांडेड में, वो हमें पढ़ना है। तो सर ऐसा कब हो सकता है? ये सब्सटीट्यूट गुड में हो सकता है, या फिर जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं उसमें हो सकता है। कैसे? कि समझो अगर फ्यूल का प्राइस बढ़ गया तो लोग क्या करेंगे? महंगा पड़ रहा है सर, खुद का व्हीकल रखना महंगा पड़ रहा है, तो लोग क्या करेंगे? एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो सोर्स है वो लेने लगेंगे कि भाई अभी गाड़ी वाड़ी रख दो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने का, ट्रेन में जाने का, बस में जाने का। तो क्या होगा? जो मोटर व्हीकल्स है या जो बाइक्स वगैरह होती है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अभी यहाँ पर बी माने क्या है पता है? फ्यूल। फ्यूल, उसके प्राइस चेंज होने की वजह से क्या हुआ? ए माने कार इंडस्ट्री जो है, कार का है या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो बोलते हैं, बाइक्स या कार्स की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो वो मेजर करने का ये इसके थ्रू होता है। तो फिर ये देखो यहाँ पर सेम हो गया, परसेंटेज चेंज और क्वांटिटी ऑफ ए, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी। समझा तुमको? ये एक सिंबॉलिकल लिखने का होता है। तो सर अगर आपको एग्जाम में आता है ना, तो आपको अगर समझो कि पूछा व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप, तो सबसे पहले आपको इनकम इलास्टिसिटी के बारे में लिखना है कि इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है। फिर आपको ये ऐसा फॉर्मूला लिखना है, फिर आपको सिंबॉलिकली भी लिखना है और उसको ऐसे एक्सप्लेन करना है पूरा, और फिर
सब टर्म्स को डिफाइन भी करना है और फिर उसके टाइप्स लिखने हैं आपको और उसके साथ एग्जांपल लिख देना जो मैंने बोले हुए हैं। ठीक है, चलो समझा तुमको। अभी पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी और जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, चलो ये एक बार रीड कर लेना तुम लोग। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। पिछले सेशन में हमने देखा था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, उससे रिलेटेड दो टाइप्स पढ़े थे, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। इस टॉपिक में हम इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी। व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी। चलो, तो अभी प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ना इज अ रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड टू अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखो, मैंने क्या बोला था, हमेशा दो चीजें तो होगी, परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांडेड होगा और दूसरा फैक्टर होगा। इसमें क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी माने प्राइस में चेंज होगा बराबर क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा ऊपर, ई हमेशा आएगा, ई ऑफ डी और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, और ये सिंबॉलिकली जैसा बाकी सब में था वैसा ही है। ये प्राइस इलास्टिसिटी है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है तीनों में। इनकम इलास्टिसिटी, यूनिट अपना यूनिटरी इलास्टिक और प्राइस इलास्टिसिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी। क्यों सर, क्यों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके ना 5 टाइप्स है जिसमें बच्चों को जनरली बहुत कंफ्यूजन होता है और इसमें से काफी क्वेश्चंस बन के आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो देखते हैं, चलो। ठीक है, चलो। सबसे पहले ना आपको दो वर्ड का मतलब समझना होगा। एक होता है परफेक्टिवली, एक होता है परफेक्टली, एक होता है रिलेटिवली। एक होता है क्या, परफेक्टली, और एक होता है रिलेटिवली, और एक होता है इलास्टिक, एक होता है इन इलास्टिक। देखो, टोटल 4 वर्ड है, 4 वर्ड। एक होता है परफेक्टली, एक होता है क्या, रिलेटिवली, एक होता है परफेक्टली, एक होता है रिलेटिवली, एक होता है इलास्टिक और एक होता है इन इलास्टिक। इलास्टिक माने जो चेंज होता है, इन इलास्टिक माने जो चेंज नहीं होता है। इलास्टिक माने जो चेंज होता है, इन इलास्टिक माने जो चेंज नहीं होता। आप इलास्टिक आपने देखा होगा ना, इलास्टिक जो आप पैंट वगैरह में होता है तो कैसे चेंज होता है ना, उसको आप कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, वो हो सकता है। लेकिन इन इलास्टिक जो है वो चेंज नहीं होता। तो सिंपल भाषा में समझो, इलास्टिक माने, ये बहुत ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है, कुछ समझता ही नहीं है कॉन्सेप्ट, सब एक जैसा लगेगा पांचों साथ में। तो फिर जब खुद से पढ़ने बैठोगे तो ये पांचों कॉन्सेप्ट आपको एक जैसे लगेंगे। तो प्लीज मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लो और समझ लो। ठीक है, 4 वर्ड का मतलब समझना है, कौन से 4। सबसे पहले इलास्टिक, सबसे पहला क्या था, इलास्टिक। सबसे पहला क्या था, इलास्टिक। इलास्टिक 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 माने जो चेंज होता है, इन इलास्टिक माने जो चेंज नहीं होता। परफेक्टली माने 100% और रिलेटिवली माने थोड़ा बहुत, 100% और थोड़ा बहुत। अभी परफेक्टली इलास्टिक माने 100% चेंज होगा, 100% चेंज होगा, 100% चेंज होगा, या फिर इनफाइनाइट चेंज होगा। परफेक्टली का मतलब नॉर्मल भाषा में समझो ना तो मतलब बहुत बहुत ज्यादा। ठीक है, तो देखो, थोड़ा बहुत चेंज किया किसमें सर, प्राइस में। थोड़ा बहुत चेंज किया सर हमने किसमें सर, प्राइस में। उसके वजह से क्या हुआ, इनफाइनाइट चेंज हुआ किसमें, डिमांड में। इनफाइनाइट माने अनगिनत, इनफाइनाइट माने अनगिनत, आप सोच नहीं सकते उतना चेंज हुआ। ठीक है, इन इट उसको क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक। सबसे पहले तो वर्ड क्या आया, इलास्टिक। सबसे पहले वर्ड क्या आया, इलास्टिक। इलास्टिक माने चेंज होगा, सबसे पहले तो चेंज होगा। इलास्टिक माने बहुत ज्यादा होगा, सॉरी परफेक्टली माने बहुत ज्यादा होगा। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड यानी कि बहुत ज्यादा चेंज हो, बहुत ज्यादा। परफेक्टली माने बहुत ज्यादा और इलास्टिक माने चेंज होगा क्या सर, डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड यानी कि बहुत ज्यादा चेंज होगा, बहुत ज्यादा। परफेक्टली माने बहुत ज्यादा, ठीक है, और इलास्टिक माने चेंज होगा और क्या चेंज होगा, डिमांड। तो थोड़ा बहुत चेंज किया अपन ने किस में, प्राइस में, और उसके वजह से इनफाइनाइट कितना हुआ, इनफाइनाइट चेंज हुआ किस में सर, क्वांटिटी डिमांडेड में। समझा तुमको? तो एग्जांपल, ये एक्चुअली ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये जो फर्स्ट वाला है ना ये सब प्रैक्टिकल लाइफ में होता नहीं है, खाली आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है। तो समझो कि हमने 10% प्राइस कम किया, जैसे कि समझो 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 एग्जाम्पल, समझो कि है ना कोई प्रोडक्ट था, कोई प्रोडक्ट था जो कितने का था पता है, 10 रुपए का था। कितने का था, 10 रुपए का। कोई एक प्रोडक्ट था जो कितने का था, 10 रुपए का था। कितने का था बेटा, 10 रुपए का था। उसमें से हमने 10% माइनस किया, क्या, प्राइस, लेस 10%। तो कितना बचेगा,
कितना बचेगा? 8 रुपया। गलत जवाब, 9 रुपया होगा। अरे 10 रुपए का एक 10% कितना होता है? 1 रुपया। 1 रुपया से प्राइस कम कर दिया, 9 रुपया। और अभी वो बोल रहे हैं कि आपने थोड़ा बहुत प्राइस में चेंज किया ना, उसकी वजह से इनफाइनाइट चेंज हुआ। समझो कि 10 रुपए पे ना हमारे 2000 यूनिट बिकते थे, और ये 9 रुपया किया ना, उसकी वजह से 5000, 10,000, 15,000 बहुत सारे यूनिट बिक रहे। सर ऐसा कभी हो सकता है क्या? 1 रुपए का इतना फर्क आएगा क्या? सर नहीं आता, जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आता। ठीक है, तो ये एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्या लिखा है यहाँ पर? देखो लिखा भी है थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, यानी कि सिर्फ ये किताबी बातें हैं। थियोरेटिकल माने किताबी बातें हैं। ठीक है, यहाँ पर ईडी जो है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इन्फिनिटी। यानी कि जितना चेंज हो रहा है ना इलास्टिसिटी, यानी कि जो डिमांड चेंज हो रहा है ना जितना, उसे क्या कहेंगे? ईडी। उसे क्या कहते हैं? ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो क्या है? इनफाइनाइट है, माने अनगिनत है। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपका फॉर्मूला सेम बनेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। अभी यहाँ पर देखो, ये क्या हमने ग्राफिकल फॉर्म में है, ये थोड़ा समझो कि ये चेंज किया, इसकी वजह से इतना हुआ। ये प्राइस चेंज करने की वजह से ये जो डिमांड बढ़ रहा है ना, वो अनगिनत, यानी कि ये इस पे एक्स एक्सिस पे लंबा 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 जाते ही जाएगा, ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, वैसा। समझा? चलो, समझा तुमको? चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, परफेक्टली इनइलास्टिक। सबसे पहले इनइलास्टिक वर्ड क्या है सर? इनइलास्टिक माने चेंज नहीं होगा, इनइलास्टिक माने चेंज नहीं होगा, ये याद रखना। परफेक्टली माने बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा माने, बहुत ज्यादा माने एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली। क्या होगा? एक्सट्रीमली चेंज नहीं होगा, माने कि थोड़ा होगा तो भी एकदम स्लाइट चेंज होगा, वरना होगा ही नहीं, वरना होगा ही नहीं। ठीक है, वरना होगा ही नहीं। तो देखो क्या लिखा है ना, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज किया, बट नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस में चेंज करने की वजह से भी क्वांटिटी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आता, यानी कि जो डिमांड है वो चेंज नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे? इनइलास्टिक। और परफेक्टली है इसके लिए नो चेंज आएगा, परफेक्टली है इसके लिए नो चेंज। परफेक्टली माने परफेक्ट है, जो है वो परफेक्ट है, चेंज हो रहा है तो भी परफेक्टली होगा, नहीं होगा तो भी परफेक्टली होगा, यानी कि नहीं हो रहा है परफेक्टली इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक माने नहीं होगा डिमांड चेंज, और परफेक्टली माने एकदम जो भी होगा बराबर होगा, यानी कि बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या बोला कि हमने 20% से प्राइस कम कर दिया। अगर समझो कि कोई सॉल्ट का पैकेट है जो 20 रुपए का आता था, बराबर, 20 रुपए से 20 रुपए का आता था, बराबर, तो इसका है ना हमने 20% से प्राइस कम कर दिया, यानी कि कितना? 20% कितना होता है? 10% 2 रुपया और 4 रुपये। ठीक है, तो कितना हुआ? 16 रुपया। अभी मेरे को एक बात बताओ, पहले सॉल्ट कितने में आता था? एक पैकेट 20 रुपए में आता था, अभी 16 रुपए में आता है। तो आप ऐसा करोगे क्या? सॉल्ट पहले 20 का आता था, अभी 16 में आता है, तो आप क्या 5-5 पैकेट खाओगे? पहले एक पैकेट खाते थे अभी महीने का, अभी क्या 5 पैकेट खाओगे? नहीं सर, सॉल्ट तो जितना खाने में चाहिए उतना ही है ना, नमक स्वाद अनुसार। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो ये प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कोई चेंज नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता, उसे कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। एग्जाम्पल याद रखना सॉल्ट का। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पर देखा लिखा है, फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर सॉल्ट एंड मिल्क, मिल्क 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 मिल्क, हम जितना पी रहे हैं उतना ही पियेंगे सर, है ना, जितना पी रहे हैं उतना ही पियेंगे सर। ठीक है, चलो, इन प्रैक्टिस सच सिचुएशन रैरली ऑकर्स, ऐसा चेंज होने वाला सिचुएशन रैरली होता है। चलो नेक्स्ट इज, इसका जो है वो आपको, हाँ, जो इसका आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है, देखो समझो पहले प्राइस था कितना? 20 रुपया था फॉर एन एग्जांपल, कम करके 15 रुपया हो गया, तो भी डिमांड तो इतना ही था। डिमांड समझो ये एक पैकेट का था, ये एक पैकेट है आपका, तो प्राइस जब 20 रुपया था तभी भी इतना ही था, यानी कि ये समझो यहाँ पर आता है एक पैकेट, ये 2 पैकेट, समझो 1, 2 और ये 3। ठीक है, समझो आप 3 पैकेट पूरा कंज्यूम करते हो पूरे मन में, तो जब प्राइस 20 रुपया होगा तभी भी आप 3 ही कंज्यूम करोगे। जब बढ़ के 25 रुपया हो गया तो भी आपको 3 चाहिए तो चाहिए ही, सॉल्ट में थोड़ी आप कटौती कर सकते हो। फिर ये जो P2 था, अगर 15 रुपया हो गया तो भी आप उतना ही कंज्यूम करोगे। समझा? तो तुमको ये ग्राफ भी समझ में आना चाहिए अगर कॉन्सेप्ट समझाए तो। ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन दिया है इसमें, खाली एक जो है इंपॉर्टेंट बात वो है क्या? डिमांड कर्व इज वर्टिकली स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, वर्टिकली स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ये ना इसमें हमने शायद से नहीं पढ़ा है। देखो, डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इंडिकेटिंग इलास्टिक डिमांड। तो ये पैरेलल है, पैरेलल माने स्ट्रेट है, दोनों साथ साथ में जाते हैं ना, उसे कहते हैं पैरेलल। तो अभी एक्स एक्सिस के साथ ये पैरेलल है, और जो परफेक्टली इनइलास्टिक है उसमें वाई एक्सिस के साथ पैरेलल है। समझा तुमको? चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक माने सबसे पहले तो इलास्टिक वर्ड आ गया, यानी चेंज तो होने वाला है। सर क्या चेंज होने वाला है? इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड, यानी कि डिमांड जो है वो तो चेंज होने वाला है। किसके चेंज होने की वजह से? प्राइस के चेंज होने की वजह से। क्यों सर? क्योंकि एक टाइप है प्राइस इलास्टिसिटी का। ठीक है, यूनिटरी माने जितना प्राइस होगा सेम प्रोपोर्शन में, बोले ना, यूनिटरी माने प्रोपोर्शनल, जितना प्राइस में चेंज होगा उतना डिमांड में चेंज होगा। तो ये देखो क्या लिखा है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड।
देन द डिमांड इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक। फॉर एग्जांपल 50% फॉल हुआ है प्राइस में तो 50% राइज होगा क्वांटिटी डिमांड में। ये खाली आपको एग्जांपल दिया है, ये होता है कंफर्ट गुड्स के केस में, जो आप कंफर्टेबल गुड्स है आप जो यूज करते हैं वो सारी चीज में होता है। और ये देखो ना यहाँ पर एग्जांपल दिया है, पहले सबसे पहले आपका प्राइस कितना था, ओपी था, उस पर आप ओक्यू डिमांड करते थे, प्राइस समझो 20% से कम हुआ या 50% से कम हुआ तो उतना ही आपका क्या हो गया, डिमांड बढ़ गया। ठीक है, तो आपका ईडी इज इक्वल टू 1 आ गया। ईडी क्या है, सेम है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है आपका, सेम है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0। क्यों सर, क्योंकि चेंज हुआ ही नहीं ना, डिमांड कितना चेंज हुआ, डिमांड तो चेंज हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे ईडी कितना हो गया, यहाँ पर मैं बोलूँ ना जितना डिमांड चेंज होता है ना वो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर चेंज हुआ ही नहीं तो 0। यहाँ पर कितना चेंज हुआ, सेम चेंज हुआ, तो ईडी इज इक्वल टू 1, तो ईडी इज इक्वल टू 1। समझा तुमको, ओके चलो। और इसका जो शेप बन रहा है वो क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो आपके मैथ्स के टर्म है ये सारी चीजें यूज की गई है। ठीक है चलो, फिर एक होता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, अभी दो चीजें, एक तो रिलेटिवली इलास्टिक और एक होता है रिलेटिवली इन इलास्टिक। इसमें मेजरली जो कंफ्यूजन है ना वो क्रिएट होता है। ठीक है, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, सबसे पहले तो इलास्टिक वर्ड को पढ़ो। इलास्टिक डिमांड यानी कि डिमांड तो चेंज होने वाला है सर, किसके चेंज की वजह से, प्राइस के चेंज की वजह से, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं। तो इलास्टिक डिमांड है यानी कि डिमांड तो है वो इलास्टिक है, वो यानी कि वो चेंज होने वाली है, किसके चेंज की वजह से, प्राइस की चेंज की वजह से। यानी कि सर ये एकदम 100% होगी, नहीं सर, रिलेटिवली होगी। क्या सेम होने वाला है, नहीं, क्योंकि यूनिटरी नहीं है, यूनिटरी माने सेम रेशियो से चेंज होता है, इसमें होगा तो सही, लेकिन ईडी क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। रिलेटिवली इलास्टिक माने प्राइस में जितना चेंज हो रहा है ना उससे ज्यादा चेंज किसमें होगा, डिमांड में होगा। तो देखो मैंने परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, उसे क्या कहते हैं, डिमांड इज टू बी इलास्टिक। समझो 50% से प्राइस गिराया, क्या होता है 50% से प्राइस गिरा, अगर समझो कोई, इसका एग्जांपल क्या बताया, मोबाइल फोन, अगर मोबाइल फोन अगर समझो कि 10,000 रुपए का आता है, कितने का आता है, 10,000 का, ठीक है, और उसका प्राइस जो है ना कम करके कर दिया इन्होंने, कितना पता है, 5,000 रुपये। ठीक है, अभी समझो 10,000 पे कितने फोन बिक रहे थे, 5, तो ये कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, तो देखो इसमें चेंज कितना हुआ, 50% से प्राइस गिरा, 10,000 का 50% कितना होता है, 5,000 रुपया, तो 5,000 से आपका प्राइस गिरा, लेकिन आपका जो यूनिट था 5, उस सीधा कितना हो गया, 10। ये देखो यहाँ पर ये दोनों 50-50% नहीं है, ये 50% से प्राइस गिरा है, 10,000 का 50% कितना होता है 5,000, तो 5,000 से प्राइस गिरा, लेकिन इसका 100% चेंज हुआ है, 5 का डबल 10 हो गया है। तुमको समझा, ये 100% नहीं है, ये 50% है। दोनों समझने की कोशिश करो, 10,000 का 100% पूरा 10,000 होता है, यहाँ का 5 का 100% 5 होता है, तो 5 से डिमांड बढ़ा है। तो आपने अगर प्राइस कितना किया, 50% से कम किया, यानी कि 10,000 से 5,000 किया, तो आपका जो मोबाइल का डिमांड है वो सीधा डबल हो गया, 5 से 10 हो गया। ये लग्जरी प्रोडक्ट्स का एक एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो इसमें अगर देखो 100 हुआ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 100 हुआ और ये 50 था, दोनों को डिवाइड किया तो कितना है, 2 आया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है, 2 है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि 1 से ज्यादा होगा। 1 माने कि जब डिमांड और प्राइस का जब सेम होता है तभी 1 आता है, और वो कौन सा केस होता है, यूनिटरी इलास्टिक वाला केस होता है, जहां पर दोनों सेम होता है। ठीक है, किधर गया मैंने, हाँ ये रहा, तो देखो जहां पर 1 होता है, अभी 1 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, इलास्टिक, और उससे कम होगा तो क्या होगा, इन इलास्टिक। और ये क्या लिखा है, प्राइस फॉल्स, ये डिमांड का फ्लैटर स्लोप, देखो ना फ्लैटर स्लोप है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है रिलेटिवली इनइलास्टिक। रिलेटिवली इनइलास्टिक, सबसे पहले वर्ड पकड़ो, कौन सा सर, इनइलास्टिक, कौन सा इनइलास्टिक। इनइलास्टिक डिमांड माने डिमांड चेंज नहीं होने वाला है, बट सर क्या पूरी तरीके से चेंज नहीं होने वाला है, यानी कि जितना था उतना ही रहेगा, नहीं, लेकिन सर चेंज तो होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना पहले होता था, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक में होता है। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस के चेंज की वजह से, तो जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उससे कम होगा, उससे कम होगा किसमें सर, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। समझा तुमको, डिमांड इज सेड टू बी रिलेटिवली इनइलास्टिक। अगर 50% से क्या हुआ, आपका प्राइस चेंज हुआ, तो 25% से क्या होगा, आपका क्वांटिटी डिमांड में चेंज होगा। अगर समझो क्वांटिटी डिमांडेड 25% है, ये समझा, तो ये पूरा मैथ से आपको समझना चाहिए। और इसका जो ग्राफ है वो सीधा सीधा स्टीप होता है, इसका जो कर्व बोलते हैं इसको क्या बोला जाता है, स्टीप, डिमांड कर्व इज स्टीपर स्लोप। ठीक है, ये पूरा स्टीप जा रहा है, देखो। तो सर इस चैप्टर को रिवाइज करने का क्या बेस्ट तरीका हो सकता है, तो मैं तुमको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपकी नोटबुक में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स लिखने हैं, जो बेसिक डेफिनेशन वगैरह है वो। फिर आपको 3 टाइप ऑफ इलास्टिसिटी लिखनी है, ऐसे ग्राफ बनाना है, देखो 3, 1 2 3। ठीक है, इसमें ये 1 2 और ये 3, ऐसा करके तीनों लिखना है। फिर ये प्राइस इलास्टिसिटी के नीचे से 5 टाइप बनाने हैं। ठीक है, और हर एक टाइप का आपको क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, और
वो सब लिखने के बाद आपको है ना ये टेबल एक आपकी नोटबुक में बना देना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या आपको ये टेबल भरना है, और यहाँ पर है ना आप एक और ऐड करोगे, क्या सर? ग्राफ, कर्व। कर्व जो बोलते हैं ना अपन, कर्व कौन सा है, इसमें अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, लेफ्ट है, राइट है, जो भी है वो आपको एक और ऐसा टेबल बनाना है इधर, ऐसा एक्स्ट्रा वाला, और आपको इधर लिखना है। और ये सब आपको इधर नहीं लिखना है, नोटबुक में लिखना है। ये पहले तो आप नोटबुक में ये पूरा डब्बा बनाओगे, फिर उसके सामने एक और ऐड करके लिखना है। ठीक है, तो क्या होगा कि एक टेबल में ही आपका पूरा प्राइस इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा 2 मिनट के अंदर अंदर। समझा तुमको? चलो नेक्स्ट इज मेजर करने का, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करने के क्या तरीके हैं। सबसे पहला तो रेशियो और परसेंटेज मेथड, जो अभी तक हम करते आए कि परसेंटेज जितना चेंज हो रहा है वो लेना है आपको, कितना लेना है, जो परसेंटेज चेंज हो रहा है वो लेना है। ठीक है, तो इसका एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी है। ये 20 रुपया था, 25 रुपया हो गया, और इसका 10 से 9 हो गया। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। दिस विल बी योर होमवर्क, न्यूमेरिकल एग्जांपल आप एक बार घर पे सॉल्व कर लेना, इसमें कोई डाउट आपको नहीं आना चाहिए। ठीक है, डू यू नो में क्या दिखा है, देखो percentage method of measuring price elasticity of demand, we must keep the following points in our mind. वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू क्या है, वो नेगेटिव है, बिकॉज ऑफ नेगेटिव स्लोप ऑफ डिमांड, बराबर नीचे नीचे जाता है। बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अपन क्या करते हैं, नेगेटिव साइन नहीं लिखते हैं। ठीक है, बट वो नेगेटिव ही जाता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ प्योर नंबर, क्या है, एक प्योर नंबर है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन यूनिट्स इन विच प्राइस ऑफ यूनिटी एंड इट्स क्वांटिटीज आर मेजर। ठीक है, किसमें मेजर करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक नंबर है, प्योर नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि क्या होता है कि आपका प्राइस जो चेंज होता है, आपका प्राइस चेंज होता है, उसके पहले और उसके बाद आपका क्या खर्चा था उसको कंपेयर किया जाता है। अगर 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 आपका प्राइस जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो जाता है, तो उसे कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। अगर सेम रहता है जितना, हाँ, जो आपका सेम रहता है तो उसे क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। और अगर कम हो जाता है आपका, उसे कहेंगे इज लेस देन 1। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि पहले 10 प्राइस तो 10 रुपए से 20 रुपया हुआ, और ये यूनिट 6 से 5 हो गए, तो दोनों का खर्चा लिख लिया 60-100। आपका खर्चा बढ़ गया तो मोर देन 1, सेम है खर्चा अभी भी। पहले 30 के 4 लेते थे, अभी 40 के 3 लेते हैं, खर्चा तो 120 रुपये ही हो रहा है, तो ईडी इज इक्वल्स टू 1। पहले 100 रुपया होता था, अभी 60 रुपया हो रहा है, ईडी इज लेस देन 1। समझा आपको? ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, रिलेटिवली इन इलास्टिक, और इसे कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक, और इसे कहेंगे रिलेटिवली इलास्टिक। एक बार पढ़ लेना। एट एनी पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड विद द, ये ग्राफिकल वाला है, ये नहीं पढ़ना है अभी फिलहाल, रुको। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको खुद से सॉल्व करने हैं। एबीसी का खाली आपको ये यहाँ पर दे दिया है, मैंने पूरा समझा दिया, वही खाली आपको यहाँ पर एग्जाम्पल का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, चलो, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। हमने जो पिछले सेशन में पढ़ा था ना, वो हम चैप्टर नंबर 3 भी पढ़ रहे थे। उसमें हमने कंप्लीट किया था 2 मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, है ना। प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ रहे थे, उसके 2 मेथड, एक रेशियो मेथड और परसेंटेज मेथड, और जो सेकंड मेथड था टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ये 2 मेथड हम कंप्लीट कर चुके हैं, और हम अब जा रहे हैं थर्ड मेथड की ओर, विच इज पॉइंट मेथड और जियोमेट्रिक मेथड। नाम क्या है मेथड का, पॉइंट मेथड या फिर जियोमेट्रिक मेथड। ठीक है, चलो। प्रोफेसर मार्शल हैज डेवलप्ड अनदर मेथड टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और एक मेथड डेवलप किया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करने के लिए। उस मेथड का नाम क्या है, विच इज नोन एज पॉइंट मेथड और जियोमेट्रिक मेथड। टोटल कितनी मेथड है, देखो सबसे पहले तो इलास्टिसिटी कितने टाइप की होती है, एक बार देखो पूरा ही मैं आपको एक बार ब्रीफ कर दूं क्या होता है, चैप्टर कैसे होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था, उसके अंदर 3 कॉन्सेप्ट थे भाई, एक इनकम इलास्टिसिटी, एक क्रॉस इलास्टिसिटी, और एक प्राइस इलास्टिसिटी। हमने इलास्टिसिटी का मतलब क्या समझा था, वो चीज जो चेंज होती है उसे कहेंगे इलास्टिक, जो चेंज नहीं होती है उसे कहेंगे इन इलास्टिक। फिर इनकम इलास्टिसिटी पढ़ा था। इनकम इलास्टिसिटी माने क्या होता है, इनकम के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज होता है उसे कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी, दूसरे कोई प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने की वजह से
हमारे क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फर्क पड़ता है, उसे कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। और थर्ड था और लास्ट था प्राइस इलास्टिसिटी, कि हमारे ही प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने की वजह से हमारे ही प्रोडक्ट के डिमांड में क्या चेंज आती है, उसे हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी के हमने पढ़े थे तीन तीन टाइप्स पढ़े थे, तीन एक्चुअली मेथड्स थे, बट 5 तरीके की प्राइस इलास्टिसिटी होती है। देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 5 तरीके की होती है। देखो कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 टाइप्स की होती है, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी। अभी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, वो 5 तरीके की होती है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड और रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। ये 5 तरीके की प्राइस इलास्टिसिटी होती है। देखो फिर से बताता हूं मैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 तरीके की, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी के ये 5 टाइप है, ठीक है। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने के 3 मेथड है। पहला एक तो परसेंटेज मेथड, दूसरा ये है प्राइस इलास्टिसिटी मेजर करने के 3 तरीके हैं, एक तो परसेंटेज मेथड और रेशियो मेथड, दूसरा है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और तीसरा है पॉइंट मेथड और जियोमेट्रिक मेथड। तो हम 2 मेथड जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। ये तीनों मेथड जो है वो प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के लिए है, ठीक है। तो उसमें से जो थर्ड और लास्ट मेथड जो अपना पेंडिंग था वो हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। थर्ड मेथड क्या था, पॉइंट मेथड और जियोमेट्रिक मेथड। पॉइंट मेथड और जियोमेट्रिक मेथड इसको भी डेवलप किया था प्रोफेसर मार्शल ने, और इसका दूसरा नाम क्या है, ज्योमेट्रिक मेथड। पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें बाकी 2 मेथड और इसमें क्या फर्क है, मैं आपको बता देता हूं। बाकी 2 मेथड में हमें कुछ डेटा दिया था, कुछ नंबर्स दिए थे। यहाँ पर ना हमें कोई डेटा दिया होगा ना ही कोई नंबर दिया होगा। तो सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे कैलकुलेट करना है, यही डिफिकल्टी है, और इसके लिए ये मेथड जल्दी बच्चों को समझ में नहीं आती है और इसमें कंफ्यूजन बहुत सारे होते हैं, ठीक है। चलिए, द रेशियो मेथड and total outlay methods are unable to measure elasticity of demand at a given point of time of the demand curve। कोई एक डिमांड कर्व पे कभी कभी वो दोनों ही मेथड क्या हो जाते हैं, इनएप्लीकेबल हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये थर्ड मेथड का सहारा लेंगे तब। तो एट एनी पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। हमें क्या करना है, ये एक फॉर्मूला जो है वो याद कर लेना है। क्या, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड up divide by upper segment, lower segment divide by upper segment, lower segment divide by upper segment, lower segment of demand curve below a given point। तो उसे क्या कहेंगे, लोअर सेगमेंट को L और अपर सेगमेंट को U। तो L डिवाइड बाई U, एक्चुअली इसको लिखेंगे अपन LS डिवाइड बाई US, ठीक है। ये एग्जाम में आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको एग्जाम में जो है ये मैं अपने समझने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि बार बार ना बोलना पड़े, हम LS डिवाइड बाई US बोलेंगे। लेकिन आपको एग्जाम में तो ये पूरा लिखना है, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व बिलो अ गिवन पॉइंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट ऑफ अ डिमांड कर्व अबव अ गिवन पॉइंट, ठीक है। चलो इसमें भी 2 मेथड होते हैं, एक लीनियर मेथड होता है और एक नॉन लीनियर मेथड होता है। लीनियर मेथड माने एक स्ट्रेट लाइन जब दी होती है, और दूसरे में जब दूसरा कॉन्वेक्स होता है कर्व, वो वाली सिचुएशन आएगी। तो उसमें कैसे करेंगे, क्या करेंगे वो देखते हैं। चलो सबसे पहले ये देख लेते हैं, लीनियर डिमांड कर्व। व्हेन द डिमांड कर्व इज लीनियर, दैट इज जब एक लीनियर कर्व माने क्या होता है, जब एक स्ट्रेट लाइन है, डिमांड कर्व क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं डिमांड कर्व टू मीट द वाई एक्सिस एट ए एंड एक्स एक्सिस एट बी। देखो समझो कि ये इतना जो है ना वो डिमांड कर्व था, कितना था, इतना था, ठीक है। ये P2 से लेके P1 तक ये इतना डिमांड कर्व था। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा और खींच के इसको y एक्सिस पे जोड़ दिया और इसको जोड़ दिया B पे, यानी कि x एक्सिस पे, ठीक है। तो इसको जोड़ के हमने क्या कर लिया, एक स्ट्रेट लाइन बना लिया, ठीक है। अभी हमें क्या बोला गया, ये समझा। देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट x एक्सिस इज 0, यहाँ पर तो प्राइस इलास्टिसिटी 0 हो गई, एंड y एक्सिस इज इनफाइनाइट, यहाँ पर तो वो इनफाइनाइट हो गई, ठीक है। ये हमने पढ़ा था
पहले के सेशंस में, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी डिफरेंट एट ईच पॉइंट। अभी इसमें ये पूरी लाइन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग रही होगी। अभी वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आइए देखते हैं, ठीक है। अभी समझो ये पहले कुछ भी डेटा नहीं था, ठीक है, कुछ भी डेटा नहीं था। हमें क्या करना है, ये ईडी पे कैलकुलेट करना है। ये पॉइंट है ना, यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो कैसे करेंगे, तो हम पहले सबसे पहले तो ये जो कर्व है, ये जो पूरा स्ट्रेट कर्व है ना, ये लीनियर लाइन जिसको बोलते हैं हम, लीनियर डिमांड कर्व, उसका मेजर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, उसको मेजर कर लेंगे कि वो कितनी सेंटीमीटर है। तो फॉर एन एग्जांपल वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। कौन सा डिस्टेंस, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस जो है वो कितना, 12 सेंटीमीटर है। ए बी इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ए बी कितना है, 12 सेंटीमीटर है। अभी हमने क्या किया, एक मिड पॉइंट निकाला, इसका मिड पॉइंट निकाला और इसके दो क्या कर लिए हमने, सेगमेंट बना लिए। अभी तुम्हारे बुक में जो एग्जांपल है वो 8 सेंटीमीटर का दिया है, तो मैं यहाँ पर 8 सेंटीमीटर ही लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, ए से लेके बी का जो लेंथ है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अभी मैं बीच में एक पॉइंट लेता हूं जो उसके एग्जैक्ट बीच में आता है, तो क्या होगा, दोनों पार्ट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। तो यानी कि ये ए से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा भाई, ओके। फिर पी से लेके बी का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा भाई, 4 सेंटीमीटर, दोनों 4 4 हो गए, ठीक है भाई, दोनों 4 4 हो गए। अभी मैं देखो इसको कैसे लिखता हूं, अभी ए पी का डिस्टेंस कितना है, ए पी इज इक्वल्स टू पी बी इज इक्वल्स टू, सर ये क्यों निकाल रहे हो ये सारी चीजें, ये सारी चीजें निकालने के पीछे मतलब क्या है, तो मतलब ये फॉर्मूला है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्योमेट्रिक मेथड से अल्फ्रेड मार्शल ने बोला लोअर सेगमेंट का डिवाइड बाय अपर सेगमेंट निकालना है। तो अभी मुझे प्राइस इलास्टिसिटी निकालनी है पॉइंट पी पे। समझो फिलहाल के लिए ये कोई डेटा ही नहीं दिया हमें, एक मिनट रुक जाओ, मैं तुमको क्लियर कर देता हूँ, एक मिनट। समझो ये कोई डेटा ही नहीं दिया हमें, ये तो दे दिया है तभी पता चल रहा है ना, ये दिया ही नहीं है समझो, ठीक है, ये दिया ही नहीं है। अभी ये हो गया 4, ये हो गया 4, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए एक बार फिर से मैं खाली ओवरऑल लिख देता हूँ कि ए से बी कितना था, टोटल 8 था, ये हो गया 4, ये हो गया 4, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, ये पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकालनी है। तो ये पॉइंट का फॉर्मूला कैसे करेंगे, लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। तो इसका लोअर सेगमेंट क्या है, पी बी, और अपर सेगमेंट है पी ए। तो पी बी डिवाइड बाई पी ए दैट इज 4 डिवाइड बाई 4, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी 1, 4 डिवाइड बाई 4 इज 1। तो देखो आओ पहले पहला एग्जांपल देखते हैं। एट पॉइंट पी, देखो पॉइंट पी पे पी बी यानी कि ये नीचे वाला डिवाइड बाई पी ए दैट इज 4 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 1। एट पॉइंट पी डिमांड इज यू, और ये पॉइंट पे जहां पर 1 होता है उसे क्या कहते हैं, यूनिटरी इलास्टिक। तुमको समझा, चलो भाई नेक्स्ट। ये मेथड बहुत डिफिकल्ट होती है बच्चे लोग को समझने के लिए, इसके लिए हम थोड़ा इसको आराम से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट, अभी हमें क्या करना है पता है, हमें ये ए और पी का हमें पता है टोटल 4 सेंटीमीटर है, हमें इसके बीच में कहीं पर चाहिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो कैसे करेंगे आओ देखते हैं। देखो अभी ए से लेके पी तक का डिस्टेंस कितना है 4, तो हमने इसके बीच में एक लाइन बना, एक और पॉइंट ले लिया जो इसके बराबर बीच में आता है। तो अभी ये ऊपर वाला कितना हो गया 2, और नीचे वाला हो गया 2। सेम वे इसके लिए करेंगे,
बीच में एक और पॉइंट ले लिया P1, तो ये हो गया 2, ये हो गया 2। अभी हम ये पॉइंट P1 पे कैसे निकालेंगे, लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट, तो P1B डिवाइड बाय P1P। तो देखो P1B डिवाइड बाय, हाँ एक मिनट यहाँ पर बच्चों को एक गड़बड़ होगी, ये मेरे से भी थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई। हम सर क्या कर रहे हैं, हम पूरी लाइन की इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं। तो ये P1B लोअर सेगमेंट है, लेकिन अपर सेगमेंट तो P1A तक जाएगा, P1P तक नहीं जाएगा। हम पूरा का पूरा कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए P1 से लेके A तक जाएगा। तो P1B दैट इज 2 डिवाइड बाय P1A इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 प्लस 2 दैट इज 6। तो क्या हो गया, 2 डिवाइड बाय 6 दैट इज 0.33 विच इज लेस देन 1। और लेस देन 1 होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिवली इनइलास्टिक। ये तो हमने परसेंटेज मेथड में भी पढ़ रखा है। थर्ड पॉइंट हमें चाहिए ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे लोअर सेगमेंट क्या है भाई, P2B। ये पूरा लेना है 2 4 6, तो P2B डिवाइड बाय P2A। देखो P2B डिवाइड बाय P2A दैट इज 6/2 दैट इज 3 विच इज मोर देन 1। ठीक है, तो उसका इलास्टिसिटी कैसा होगा, रिलेटिवली इलास्टिक। ठीक है, ये सब तो समझ में आई बात सर। ये एक बार आप लिख लेना, आपके यहाँ पर ही लिख लेना, ये ऐसा बना लेना इस बुक में, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी मुझे है ना सर क्या करना है पता है, ये पॉइंट ए पे मुझे क्या चाहिए, इलास्टिसिटी चाहिए। पॉइंट ए पे लोअर सेगमेंट क्या है, ए बी, और अपर सेगमेंट क्या है 0। इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं देखो। तो यहाँ पर दिया नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ए बी डिवाइड बाय 0, ए बी इज 8 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 0। तो एनीथिंग विच इज डिवाइडेड बाय 0 becomes, anything which is divided by 0 becomes infinite because upper segment is 0। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमें चाहिए पॉइंट बी पे। पॉइंट बी पे कैसे करते हैं, इसका लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट, तो लोअर सेगमेंट 0 है, अपर सेगमेंट इज ए बी, 0/8, एनीथिंग एनीथिंग यू डिवाइड बाय 0 यू गेट 0। तो क्या हो जाएगा, इस पे पॉइंट पे क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा। आई होप आपको पूरा मेथड समझ में आया। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट इज नॉन लीनियर कर्व। नॉन लीनियर कर्व में क्या होता है पता है, ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं दिया होगा, ये समझो फॉर एन एग्जांपल ये पहले नहीं है, ठीक है, ये पहले नहीं है, आपको इतना दिया हुआ है और ये पहले दिया हुआ है, ये पहले बनता है, ये सेकंड बनता है। अब हमें क्या करना है, ये है ही नहीं समझो लाइन, तो हम क्या करेंगे, लाइन नहीं है तो क्या करेंगे, लाइन बना देंगे, सिंपल सा आंसर। तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में एक डॉट लेंगे जो इसके एग्जैक्ट बीच में आता होगा, ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, और हम इसके ऊपर एक लाइन बना देंगे। फिर तो सेम ही चलने वाली है सर चीजें, ठीक है। फिर इसको एक पॉइंट दे देंगे ई, और इसको दे देंगे ए, और इसको दे देंगे बी, ठीक है। तो ई पे कैसे कैलकुलेट करोगे, ई ए डिवाइड बाय, तो ये दोनों तो सेम ही है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ये पूरा लाइन बना दिया हमने, नहीं है था तो बना दिया, ठीक है। तो उसमें होगा क्या, वापस से ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये 4, ये 4, तो एट ई तो इलास्टिस क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि लोअर सेगमेंट 4 डिवाइड बाय 4 1 हो जाएगा। फिर ई बी इज मोर देन ई ए, तो उसे रिलेटिवली इलास्टिक कहेंगे, और ई बी जब कम होगा तो उसे कहेंगे रिलेटिवली इन इलास्टिक। तुमको समझा, एज इट इज करना है, ठीक है। चलो, सो नेक्स्ट पॉइंट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स व्हिच आर डिस्कस्ड बिलो। पहला, नेचर ऑफ कमोडिटी, वो कमोडिटी का नेचर कैसा है, लाइक वो कमोडिटी कंफर्ट में है या लग्जरी में है। अगर वो लग्जरी में होगी तो लोग क्या करेंगे, प्राइस बढ़ने के साथ शायद उसको छोड़ देंगे, शायद उसको नहीं लेंगे। या फिर अगर वो कंफर्ट में या नेसेसरीज में है, नेसेसरीज में है तो लोग उसे कितना भी प्राइस बढ़ जाए उसे लेना नहीं छोड़ेंगे, वैसा हो जाएगा। फिर डिमांड फॉर नेसेसरीज लाइक फूड ग्रेन्स है, मेडिसिन है, टेक्स्ट बुक है, इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, इसमें कोई चेंज नहीं होगा जनरली। एंड फॉर कंफर्ट्स
एंड लग्जरी गुड्स लाइक कार परफ्यूम डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक, यानी कि लोगों की इनकम और प्राइस चेंज होने की वजह से लोग क्या करने लगेंगे, इसको चेंज करने लगेंगे, इसे कम पसंद करेंगे या कम लेना चाहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट अवेलेबल है कि नहीं वो भी एक बहुत बड़ा मैटर होता है। जैसे कि चाय के बदले में कॉफी होती है, तो अगर कॉफी सस्ती है तो लोग कॉफी पियेंगे, चाय नहीं पियेंगे। तो देखो, डिमांड फॉर अ कमोडिटी विल बी मोर इलास्टिक, तो उस चाय की जो डिमांड है ना वो इलास्टिक हो जाएगी अगर उसका कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल है। इफ इट्स क्लोज सब्सटीट्यूट आर अवेलेबल इन द मार्केट, इधर क्या एग्जांपल दिया है, लेमन जूस का एग्जांपल दिया है, शुगर केन जूस का वगैरह एग्जांपल दिया है। मतलब कोई भी अगर प्रोडक्ट का सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो लोग क्या करेंगे, उसकी जगह पे वो दूसरा यूज कर लेंगे, तो उसकी डिमांड जो है वो रिलेटिवली क्या रहेगी, इलास्टिक रहेगी। बट कमोडिटीज हैव नो क्लोज सब्सटीट्यूट लाइक सॉल्ट दैट द डिमांड विल बी इन इलास्टिक। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता, जैसे कि सॉल्ट है। अभी आप शुगर की जगह पे जैगरी यूज कर सकते हो, लेकिन सॉल्ट की जगह पे आप क्या यूज करोगे, तो सॉल्ट की जगह पे आप कुछ यूज नहीं कर सकते, इसके लिए उसका कोई सब्सटीट्यूट भी नहीं है और इसके लिए इसकी डिमांड इन इलास्टिक होगी। ठीक है, थर्ड, नंबर ऑफ यूजेस। कोई भी एक प्रोडक्ट के कितने यूजेस हो सकते हैं उसके बेसिस पे भी चलेगा। जैसे कि कोई गुड्स के क्या होंगे, सिंगल यूज गुड्स है वो लेस इलास्टिक डिमांड, यानी कि कोई उसका एक ही यूज है तो उसकी डिमांड क्या होगी, लेस इलास्टिक होगी। और मल्टी यूज होंगे तो उसकी डिमांड क्या होगी, मोर इलास्टिक होगी, चेंज होती रहेगी। एग्जांपल कोल है, इलेक्ट्रिसिटी का हम ये बहुत बार पढ़ चुके हैं। हैबिट, अभी लोगों की हैबिट कैसी है, जो हैबिट होती है वो कोई गुड्स की जो है डिमांड को क्या कर सकती है, रिलेटिवली इन इलास्टिक रख सकती है। कैसे सर, अभी कोई पर्सन कोई चीज का एडिक्टेड है। अभी कुछ लोग जो होते हैं वो चाय के एडिक्ट होते हैं, चाय कितनी भी महंगी हो जाए वो पीना नहीं छोड़ते। कुछ लोग ड्रग्स के, कुछ लोग अल्कोहल के एडिक्ट होते हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, उनकी हैबिट है हो गई है, वो हैबिट से मजबूर हो गए हैं, तो वो उसका प्राइस कितना भी हो तो उससे कंज्यूम करना नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए उसकी डिमांड क्या होती है, इन इलास्टिक होती है रिलेटिवली। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरेबिलिटी। द डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स इज रिलेटिवली इलास्टिक। जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं उनकी डिमांड जनरली कैसी होती है, इलास्टिक होती है। एग्जांपल है फर्नीचर, वॉशिंग मशीन। डिमांड फॉर पेरिशेबल गुड्स इज इनइलास्टिक, लाइक वेजिटेबल्स है, मिल्क है, वो तो डे टू डे बेसिस पे हमें चाहिए ही चाहिए, तो उसकी जो होती है ना डिमांड वो इन इलास्टिक होती है। लेकिन ड्यूरेबल गुड्स जो है वो अपन क्या करेंगे, एक बार को नहीं लेंगे, फर्नीचर नहीं लेंगे, थोड़ा कम लेंगे, तो उसकी डिमांड कैसी होती है, रिलेटिवली इलास्टिक। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मतलब दो गुड्स जो साथ में यूज करके एक सिंगल वांट पूरी होती है उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसकी डिमांड जनरली इन इलास्टिक होती है। जैसे कि फॉल इन प्राइस ऑफ अ मोबाइल हैंडसेट मे लीड टू राइज इन डिमांड फॉर सिम कार्ड्स। मोबाइल हैंडसेट्स, ठीक है, जैसे कि अगर प्राइस जो है मोबाइल के प्राइस कम हो जाते हैं तो ज्यादा लोग मोबाइल लेंगे, और मोबाइल लेके करेंगे क्या सर, उसमें सिम कार्ड तो डालना पड़ेगा, तो सिम कार्ड की डिमांड बढ़ जाएगी, यानी कि टेलीकॉम वालों की डिमांड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इज इनकम ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम कितनी है वो भी तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि उसकी इनकम कम होगी तो वो कम चीजें कर डिमांड करेगा, और ज्यादा होगी तो ज्यादा चीजें डिमांड करेगा। तो डिमांड फॉर गुड्स इज यूजुअली इन इलास्टिक इफ द कंज्यूमर हैज हाई इनकम। अगर उसकी इनकम ज्यादा है तो वो चीजों को छोड़ेगा नहीं, वो जो यूज करता है वो करता ही रहेगा, तो उसकी डिमांड कैसी है, इन इलास्टिक हो जाएगी और वो चेंज नहीं होगी। लेकिन वहीं पर कोई एक एक्सट्रीमली पुअर पर्सन है, वो क्या होगा, रेयरली अफेक्टेड बाय होगा चेंज इन प्राइस, क्योंकि वो तो सर उसकी इनकम के हिसाब से चलता है, उसकी इनकम लिमिटेड है, वो हिसाब से करता है। ठीक है, चलो, अर्जेंसी ऑफ नीड, कितनी जरूरत है वो गुड्स की, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, क्योंकि अगर ज्यादा जरूरत होगी तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी, और कम जरूरत होगी तो उसकी डिमांड कैसी होगी, इलास्टिक होगी। जैसे मेडिसिन है, उसकी जरूरत जनरली बहुत होती है, तो उसमें कितना भी प्राइस चेंज हो जाए या कुछ भी हो जाए लोग उसे छोड़ेंगे ही नहीं, उसे यूज करना पड़ेगा, तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक होती है। और लग्जरी गुड्स की डिमांड क्या होती है, जनरली इलास्टिक होती है, यानी कि चेंज होती रहती है। Ninth and the last point, time period. Elasticity of demand is always related to period of time. It varies with the length of time period. Generally speaking, longer the duration of period, greater will be the elasticity of demand. ज्यादा टाइम पीरियड के लिए होगा तो इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, और कम टाइम पीरियड के लिए होगा तो इलास्टिसिटी कम होगी. This is because a consumer can change the consumption habits in the long run in favor of cheaper substitutes of the commodities.
अभी वो क्या करता है, अगर आप उसको ज्यादा टाइम दोगे तो उसको क्या करेगा, उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढने का कोशिश करेगा। जैसे हम भी कहीं पर मार्केट में जाते हैं, कोई प्रोडक्ट का प्राइस वगैरह देख लिया तो तुरंत अमेजोन या फ्लिपकार्ट खोल के देख लेते हैं भाई कि दूसरा कोई प्रोडक्ट यही प्राइस में कहाँ मिलता है, क्या मिलता है। तो आपको जो है वो टाइम ज्यादा होगा तो क्या होगा, आपका इलास्टिसिटी ज्यादा होगा, टाइम कम होगा तो इनइलास्टिक होगा। अभी जैसे कि अमेजोन वगैरह जो दिवाली के टाइम पे या क्रिसमस के टाइम पे सेल खोलते हैं, तभी हम बाकी सारी जगह पे चेक नहीं करते और जो भी मिल रहा है, जैसे भी मिल रहा है, डिस्काउंटेड प्राइस पे ले लेते हैं। ठीक है, अभी एक यू शुड नो है, मैं आपको एक बार रीड करवा देता हूँ, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स क्या है, पहला तो अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, अगर फैक्टर्स जो है वो ज्यादा अवेलेबल होंगे तो डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी, डिमांड की इलास्टिक होगी, और कम होंगे तो इन इलास्टिक होगी, जाहिर सी बात है। नेचर ऑफ कमोडिटी, अगर कमोडिटी नेसेसरी में आती है तो इन इलास्टिक होगा, लग्जरी में आती है तो इलास्टिक होगा, ये हम पढ़ चुके हैं, अभी अभी पढ़ा। हैबिट्स कैसी, अगर हैबिचुएटेड हो गए हैं, एडिक्ट हो गए हैं तो इन इलास्टिक, हैबिचुएटेड नहीं हुए हैं, इन इलास्टिक तो इलास्टिक हो जाएगी। पीरियड कैसा है, शॉर्ट रन है या लॉन्ग रन है, शॉर्ट रन है तो इन इलास्टिक, लॉन्ग रन है तो इलास्टिक। ये सारे पॉइंट को उन्होंने खाली एक टेबल फॉर्म में दिया हुआ है। पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, क्या आप उसका कंजम्पशन पोस्टपोन कर सकते हो, क्या आप मेडिसिन का कंजम्पशन पोस्टपोन कर सकते हो, सर पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर इम्पॉसिबल है तो इन इलास्टिक, और पॉसिबल है तो इलास्टिक। नंबर ऑफ यूजेस ऑफ अ कमोडिटी, सेवरल है तो इलास्टिक, इलेक्ट्रिसिटी वाला एग्जांपल स्पेसिफिक है तो इन इलास्टिक। आई होप आपको पूरा पॉइंट समझ में आया। जब आप रिवाइज करोगे तो ये पूरे टेबल से आप क्या कर सकते हो, पूरे सारे ये पॉइंट्स रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। बहुत बड़ा चैप्टर रहा है ये, ठीक है, कोई बात नहीं, एक दो बार सुनोगे आप, एक दो बार रीड करोगे तो आपको इजी लगने लगेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना क्यों जरूरी है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू प्रोड्यूसर्स, फार्मर्स, वर्कर्स एंड द गवर्नमेंट। सर इससे पता चलेगा कि डिमांड हमारे प्रोडक्ट की चेंज हो सकती है, कम हो सकती है, बढ़ सकती है, कितनी डिमांड हो सकती है। तो इससे प्रोड्यूसर्स को पता चलेगा कितना बनाना है, फार्मर्स को पता चलेगा कितनी फार्मिंग होगी और कितना मुझे मार्केट में बिकेगा मेरा प्रोडक्ट वगैरह वगैरह। उसके बेसिस पे वर्कर्स को पता चलेगा कि हमें काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट को पता चलेगा कि हमने नेशनल इनकम वाला चैप्टर पढ़ा था कि जनरली हमारे इस साल हमारे कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो सकता है, कितना कंजम्पशन हो सकता है, वो सारी चीज। लॉर्ड केन्स जो है कंसिडर द कॉन्सेप्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्फ्रेड मार्शल। सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट बिकम्स क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एप्लीकेशन। तो ये सारी जगह पे वो क्या करते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। तो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले इंपॉर्टेंस टू प्रोड्यूसर, एवरी प्रोड्यूसर हैज टू डिसाइड द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट। उसको, हर प्रोड्यूसर को अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमाइन करनी है एट विच ही हैज टू सेल इट। फॉर दिस पर्पस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिकम्स इंपॉर्टेंट। इसके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। If the demand for a product is relatively inelastic, he will fix up a higher price. अगर उसको लगता है कि मेरे प्रोडक्ट के बिना मार्केट चलेगा नहीं और लोगों के लिए मेरा प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है, जैसे कि जो मेडिसिन वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनको पता होता है कि हमारे प्रोडक्ट जो है मार्केट में चलने वाला है और इसका जल्दी कोई सब्सटीट्यूट भी नहीं मिलने वाला है, और हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो रिलेटिवली इन इलास्टिक है, तो वो क्या करेंगे, ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे। एंड अगर उसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, वो अगर इलास्टिक है उसकी डिमांड, तो वो क्या करेंगे, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। तुमको समझा कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को इंपॉर्टेंस क्या है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसके बेसिस पे क्या करेगी, टैक्सेशन पॉलिसी बनाएगी। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस पे, दोज कमोडिटीज whose demand is relatively inelastic will be taxed more। जैसे कि होता है ना, ये सिगरेट्स होते हैं, अल्कोहल होते हैं, टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, इन पे गवर्नमेंट को पता है कि मैं कितना भी टैक्स बढ़ा दूं ये लोग क्या करेंगे, ये पीना नहीं छोड़ेंगे। तो गवर्नमेंट, इसकी जो डिमांड है वो कैसी होती है, रिलेटिवली इनइलास्टिक। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ये सारी चीजों पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाती है। आप देखोगे तो अल्कोहल वगैरह पे 100% तक भी टैक्स लगता है कुछ जगह पे। ठीक है, बिकॉज इट विल नॉट अफेक्ट द डिमांड मच एंड वाइसा वर्सा। ठीक है, और वाइसा वर्सा माने जिसकी डिमांड इलास्टिक है उस पे क्या करती है, वो कम टैक्स लगाती है, क्योंकि उस पे ज्यादा टैक्स लगाए तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि उसका प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले के लेक्चर्स में। इंपॉर्टेंट इन फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर प्राइस करने में मदद करता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूजफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइस, फैक्टर प्राइस लगाने में भी मदद करता है। द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर विच डिमांड इज रिलेटिवली इन इलास्टिक, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड कैसी है, इन इलास्टिक है रिलेटिवली, कैन कमांड हायर प्राइस, तो उसका आप ज्यादा प्राइस मांग सकते हो। जैसे कि मुंबई जैसे शहर में क्या होता है, फैक्ट्री वगैरह के लिए जो लैंड है, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उस वो कैसा है, जनरली इन इलास्टिक होती है, उसकी डिमांड है ना, मतलब वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में मांगा जाता है और उसके प्राइसेस उसके वजह से भी ज्यादा होते हैं। तो उसकी ठीक है, चलो। तो वर्कर्स कैन आस्क फॉर हाई वेज रेट, अगर उसको पता है कि हमारे इस रेंज में उसे दूसरा वर्कर्स नहीं मिलेंगे तो ज्यादा वेज डिमांड कर सकता है। द प्रोडक्ट फॉर द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय देम इज रिलेटिवली इन इलास्टिक। समझा तुमको? चलो नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस इन फॉरेन ट्रेड, इसका फॉरेन ट्रेड में कुछ इंपॉर्टेंस है। कैसे? द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is useful to determine terms and conditions in foreign trade. The countries exporting commodities for which demand is relatively inelastic can raise the price. अगर कुछ कंट्री है उसे लगता है कि उसकी डिमांड कैसी है, रिलेटिवली इनइलास्टिक है, तो वो क्या करेगी, ज्यादा प्राइस चार्ज करेगी। और अगर उसे लगता है कि इलास्टिक है तो वो कम प्राइस चार्ज करेगी। जैसे कि एग्जांपल है ओपीईसी का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। वो क्या करते हैं, उनको पता है कि ऑयल लेने के लिए लोग कहीं और से तो इनके पास ऑप्शन है नहीं, तो वो उसका ज्यादा प्राइस चार्ज करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी फॉर्म करने में भी मदद मिलती है। नेक्स्ट इज पब्लिक यूटिलिटीज लाइक रेलवेज विच हैव एन इनइलास्टिक डिमांड। अभी जैसे कि इंडिया में जो इंडियन रेलवेज है उसका कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है, आपको कहीं दूर ट्रैवल करना है तो ट्रेन में ही कर सकते हैं। मतलब अभी एयरलाइंस एक तरीका है बट उसमें सब अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जो इजीली एक्सेसिबल होता है वो क्या है, एक रेलवे है। ठीक है, तो उसका डिमांड कैसा है, इन इलास्टिक डिमांड है। तो गवर्नमेंट चाहे तो सब्सिडाइज कर सकती है या नेशनलाइज कर सकती है देम टू अवॉइड कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। अभी कैसा होता है, बीच में बात चल रही थी जैसे कि कुछ सेक्टर्स है जहाँ पर रिलायंस वालों ने क्या किया है, मेट्रो वगैरह में प्राइवेटाइजेशन कर दिया है गवर्नमेंट ने। माने कि क्या होता है कि 50% शेयर जो है वो रिलायंस का रहेगा, उसमें फिर रिलायंस चाहे तो उसके प्राइस वगैरह चेंज कर सकती है। तो रिलायंस वाले क्या करेंगे, वो लोग तो बिजनेस करने के लिए बैठे हैं और गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों की भलाई के लिए होती है। तो रिलायंस वाले क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस चार्ज करना चाहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लूटने की कोशिश करेंगे। तो वो क्या होगा, उससे कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन होगा, कंज्यूमर का नुकसान होगा। इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसको सब्सिडाइज भी कर सकती है या नेशनलाइज भी कर सकती है। ठीक है, प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर कितना है वो पता चलेगा। इफ द प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इन अ पर्सन इनकम इज स्मॉल, अभी कोई पर्सन की इनकम में है वो खर्चा है वो बहुत कम है, यानी कि वो कंजूस व्यक्ति है या वो एकदम लिमिटेड चीजों के साथ अपना काम चलाता है, तो डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। ठीक है, फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर, अभी जो है, अभी समझो कोई व्यक्ति का पूरे महीने का न्यूज़पेपर का खर्चा होता है 300-400 रुपया, तो उसके लिए तो वो उसकी इनकम का बहुत छोटा सा पार्ट है। तो वो उसकी डिमांड अगर 50 रुपए से भी उसकी प्राइस बढ़ जाए तो वो क्या करेगा, उसको लेना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसका जो है वो इतना पार्ट नहीं है। इफ द प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इज लार्ज देन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज रिलेटिवली इलास्टिक। अगर कोई है, अगर 15,000 की इनकम वाला है, उसमें से 5-7 हजार जो ग्रोसरी का खर्चा है और ग्रोसरी की चीजें ही बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ जाता है, वो 8-10 हजार तक चला जाता है, तो वो शायद उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी। समझा तुमको? ये पूरा चैप्टर अभी खत्म होता है कॉन्सेप्ट वाइज, इसका जो है हम आगे जाके इसके एक्सरसाइज नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करने वाले हैं। चलो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 3B। चैप्टर नंबर 3B की जो एक्सरसाइज है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं। हमने पढ़ा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माने कोई भी रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू अ चेंज इन अदर वेरिएबल, या और इलास्टिसिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू अ चेंज इन अदर वेरिएबल। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस और एनी अदर फैक्टर। अगर प्राइस के वजह से होता है तो उसे प्राइस इलास्टिसिटी कहा जाता है, और कोई और फैक्टर के वजह से होता है तो उसे कोई और फैक्टर के हिसाब से नाम दिया जाता है। तो उस हिसाब से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो है वो 3 टाइप बने थे। 3 टाइप कौन से थे? सबसे पहले था
इनकम इलास्टिसिटी, यानी कि इनकम में चेंज होने के वजह से जो इलास्टिसिटी में चेंज आता है या डिमांड में जो चेंज आता है उसे कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है, इनकम में भी 3 पार्ट पड़े थे, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, और डिमांड जो होता है वो डिक्रीज हो, सॉरी यहाँ पर अगेन एक मिस्टेक था जो हमने करेक्ट किया था। यहाँ पर जो है वो बढ़ता है। ठीक है, तो बढ़ता है तो उसे पॉजिटिव कहते हैं, कम होता है तो उसे नेगेटिव कहते हैं, और सेम रहता है उसे जीरो इनकम इलास्टिसिटी कहा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट। फिर हमने पढ़ा था क्रॉस इलास्टिसिटी, यानी कि कोई और दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने की वजह से हमारे प्रोडक्ट के क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होता है, उसे कहा जाता है क्या सर? क्रॉस इलास्टिसिटी। ये उसका कुछ फॉर्मूला पढ़ा था हमने। फिर दूसरी चीज पढ़ी थी प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी में भी क्या पढ़ा था कि कोई वही प्रोडक्ट के प्राइस के चेंज होने की वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होता है, उसे कहा जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस इलास्टिसिटी के 5 टाइप है, 5 टाइप है। पहला टाइप है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जहाँ पे इलास्टिसिटी क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। दूसरा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, जहाँ पर इलास्टिसिटी क्या होता है? जीरो होता है। और थर्ड इज रिलेटिवली इलास्टिक, थर्ड इज यूनिटरी इलास्टिक, जहाँ पर इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होता है। फोर्थ इज रिलेटिवली इलास्टिक, जहाँ पर ईडी जो होता है यानी कि इलास्टिसिटी मोर देन 1 होता है, यानी कि जो डिमांड में चेंज हो रहा है वो ज्यादा होता है जो प्राइस के चेंज होता है उससे ज्यादा। प्राइस में चेंज होता है उससे ज्यादा डिमांड में चेंज होता है। दूसरा रिलेटिवली इनइलास्टिक, यानी कि जो प्राइस में जो चेंज होता है वो ज्यादा होता है क्वांटिटी चेंज से। सबके एग्जांपल्स पढ़े थे, फिर ये टेबल कंप्लीट करवाया था, कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। मेथड्स देखो हमने पढ़े थे, टाइप्स जो होते हैं वो 5 होते हैं, और मेथड्स जो होते हैं प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने के वो होते हैं 3। एक रेशियो या परसेंटेज मेथड, दूसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरा होता है जियोमेट्रिक मेथड और पॉइंट मेथड, जिसमें से सबसे डिफिकल्ट मैंने आपको बताया था पॉइंट मेथड और जियोमेट्रिक मेथड होता है, जिसका हमने बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड में लेक्चर लिया था और आपको बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस है। फिर हमने पढ़ा था फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर उसके बाद ये टेबल जो है हमने पूरा कंप्लीट किया था। देन वी स्टडीड इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, चलो तो इसी के साथ एक ओवरव्यू दे दिया मैंने आपको कि भाई हमने क्या क्या पढ़ रखा है। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्या? पूरा का पूरा एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 3B, सो गेट रेडी फॉर दैट। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3B। ठीक है, आइए। सो फर्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। उसमें पहला क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व एट द एक्स एक्सिस इज। सबसे तो पहले समझा ही नहीं, हमें तो सबसे पहले पूछा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में है क्वेश्चन। देखो ये इसके भी ऑब्जेक्टिव्स है ना, ये चैप्टर में से आते हैं, और इस चैप्टर में से मैं बोलूँ बहुत ही ज्यादा चैप्टर नंबर 3A 3B और 4 2 3 और 4 ये चैप्टर में से मेजॉरिटी क्वेश्चन बन के आते हैं आपके एग्जाम में। तो ये चैप्टर को आप बहुत अच्छे से करेंगे, और इसमें अभी सॉल्व कैसे करना है मैं दिखाता हूँ आपको। एक एक स्टेप बाय स्टेप जाना है, घाई नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें हम आराम आराम से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे है सबसे पहले तो क्वेश्चन। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी 5 तरीके की है, और उसको कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं। उसमें भी क्या बोला है आगे? ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व। लीनियर डिमांड कर्व याद आ रहा है ये किस में पढ़ा था? जियोमेट्रिक मेथड में पढ़ा था या पॉइंट मेथड में पढ़ा था? और अभी क्या पूछ रहे हैं? प्राइस इलास्टिसिटी लीनियर डिमांड कर्व पे एक्स एक्सिस पे क्या होती है? तो हम एक बार फिर से चले जाते हैं वो मेथड पे, ध्यान से आराम से करेंगे, घाई नहीं करना है। देखो लीनियर डिमांड कर्व प्राइस इलास्टिसिटी की मेथड है। देखो when the demand curve is linear, that is straight line, we extend the demand curve to meet the y axis at A and x axis at B। अपने को क्या पूछा है? x एक्सिस पे क्या होती है, यानी कि ये b पे क्या होती है, तो ed क्या होगा सर? 0 होगा। ठीक है, तो लीनियर डिमांड कर्व पे क्या होगा? 0। तो अपना करेक्ट आंसर इज 0। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
तुमको समझा तो कैसे सॉल्व करना है ये समझो। सबसे पहले तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अपन कैच कर लिया कि भाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे क्वेश्चन है। फिर हमने पढ़ा वर्ड क्या, लीनियर। लीनियर तो लीनियर से अपने को समझ गया कि ये ज्योमेट्रिक मेथड की बात कर रहा है। फिर हम चले गए ज्योमेट्रिक मेथड को रिकॉल कर लिया, ठीक है, और अपने को पता चल गया कि एक्स एक्सिस पे उसका इलास्टिसिटी क्या होता है, 0 होता है। चलो नेक्स्ट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सेम पूछा है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे क्वेश्चन है ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व। फिर से लीनियर डिमांड कर्व, यानी कि अपने को क्या समझ में आ जाना चाहिए भाई, ये अगेन क्या है, ये एक ज्योमेट्रिक मेथड का क्वेश्चन है और ये इस बार पूछ रहा है वाई एक्सिस पे इलास्टिसिटी कितनी होती है। तो आइए देखते हैं वाई एक्सिस पे कितनी होती है। लीनियर डिमांड कर्व, वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, उस पे है ये ए। प्राइस इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है, ईडी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, इन्फिनिटी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, समझा तुमको। चलो नेक्स्ट, थर्ड डिमांड कर्व। सबसे पहले तो पूछा है डिमांड कर्व के बारे में, जो पैरेलल हो एक्स एक्सिस को इन केस ऑफ। तो देखो ये मेथड्स, ये दो जो था वो मेथड्स के बारे में था, अब ये टाइप्स है। डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन केस ऑफ, यानी कि इन केस ऑफ माने कौन से टाइप जो होते हैं प्राइस इलास्टिसिटी के, उसमें डिमांड कर्व पैरेलल होता है एक्स एक्सिस को। यस, कुछ बच्चों को जो आंसर मिला है वो बिल्कुल सही मिला है। हम फिर भी एक बार चले जाएंगे, एक्स एक्सिस को पैरेलल कौन सा होता है, ये वाई एक्सिस को पैरेलल है, हमें चाहिए एक्स एक्सिस को पैरेलल। एक्स एक्सिस के साथ ये पैरेलल कौन सा है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो देखते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कौन सा ऑप्शन है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज द फर्स्ट ऑप्शन और ऑप्शन ए है जो करेक्ट आंसर है, ठीक है। फोर्थ, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज जो क्वांटिटी डिमांडेड में हो रहा है वो ज्यादा है, इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में जितना चेंज हो रहा है उससे ज्यादा चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में हो रहा है, तो उस केस में डिमांड कर्व कैसा होता है। तो सबसे पहले तो हम चले जाएंगे टाइप्स पे और देख लेंगे कि क्वांटिटी डिमांडेड किस में ज्यादा होता है, प्राइस से ज्यादा। तो ये अगेन एक टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी 100 है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है 50 है, यानी कि क्वांटिटी में जो चेंज है वो ज्यादा है किससे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। तो इट इज अ केस ऑफ रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। और उसमें स्लोप कैसा होता है, स्लोप होता है फ्लैटर स्लोप। कैसा होता है, फ्लैटर स्लोप। ये देखो ये फ्लैट जा रहा है, उसे कहते हैं फ्लैटर स्लोप, ठीक है। तो देखते हैं विच इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ईडी जो होता है इलास्टिसिटी जो 0 होता है इन केस ऑफ कौन से गुड्स के केस में 0 होता है। तो सबसे पहले अगेन ये टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है, तो हम चले जाएंगे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी में। ईडी किस में 0 होता है, यस, ईडी किस में 0 होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक में। और उसमें हमें पूछा क्या है कि ये किसके लिए होता है, तो ये जो जनरली होता है वो नेसेसरीज के लिए होता है, सॉल्ट वगैरह के लिए। ये एक हमें लास्ट टेबल में भी अपने को पता चल सकती है, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। परफेक्टली इनइलास्टिक का एग्जांपल यहाँ पर शायद नहीं दिया है। नेसेसरी गुड्स के केस में रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है। आंसर क्या होगा इसका, नेसेसिटीज के केस में जो होता है वो परफेक्टली इनइलास्टिक होता है। चलिए नेक्स्ट, गिव इकोनॉमिक टर्म। आपको अभी इसको पढ़ना है और इसको इकोनॉमिक टर्म देना है, तो देखते हैं। चलो, डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन इनकम ओनली। इनकम के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होता है, उसे क्या कहा जाता है, बिल्कुल सही आंसर, इनकम इलास्टिसिटी। देखते हैं, आइए एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ।
refers to a degree of responsiveness of a change in quantity demanded to a change in income only। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर विल बी इनकम इलास्टिसिटी। करेक्ट आंसर क्या होगा? इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी। कोई दूसरे कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने के वजह से हमारे क्वांटिटी की डिमांड चेंज होती है, उसे हम क्या कहते हैं? बिल्कुल सही जवाब, क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं। थर्ड पॉइंट, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन of a change of quantity demanded of a good to a change in price। प्राइस के चेंज होने के वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होता है, उसे क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज प्राइस इलास्टिसिटी। नेक्स्ट, इलास्टिसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ऐसा इलास्टिसिटी जो रिजल्ट करता है फ्रॉम इनफाइनाइट चेंज। इनफाइनाइट चेंज किसमें होता है? क्वांटिटी डिमांडेड में। आइए एक बार देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर होता है इनफाइनाइट चेंज। किसमें होता है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो उस कॉन्सेप्ट को क्या कहेंगे? परफेक्टली इलास्टिक कहेंगे। क्या कहेंगे? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। इलास्टिसिटी इज रिजल्टिंग फ्रॉम अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। अभी जनरली क्या होता है, इसमें तो मोर लेस कुछ दिया नहीं है, बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। बट मैंने याद करो प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या बताया था? जितना चेंज उसमें होता है उतना ही चेंज इसमें होता है। उसे क्या कहा जाता है? यूनिटरी 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 प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, यानी कि क्या होता है इसमें, जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उतना ही क्वांटिटी में चेंज होता है। तो इसे क्या कहते हैं? यूनिटरी। ठीक है, चलो सो नेक्स्ट बढ़ते हैं कंप्लीट द कोरिलेशन की ओर। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है? एडी इनफाइनाइट होता है, लेकिन एडी जीरो किस में होता है भाई? बिल्कुल सही, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में होता है, यानी कि जीरो होता है। परफेक्टली इन इलास्टिक में होता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो एक स्लोप होता है वो किस में होता है? जबकि स्टीपर डिमांड कर्व जो होता है वो रिलेटिव इनइलास्टिक में होता है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है वो किस में होता है? तो आइए देखते हैं एक बार। आइए देखते हैं एक बार। ये रहा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये किस में है? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यहाँ पर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड आएगा, ठीक है। ये प्राइस इलास्टिक नहीं आएगा, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। और यहाँ पर भी अब क्या आएगा आंसर?
यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, एक बार आप लिख लेना, यहाँ पर जगह नहीं है इतना लिखने का। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है, इसके ये ब्लॉक में आंसर आएगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, थर्ड वन, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व लीनियर डिमांड कर्व में होता है, तो नॉन लीनियर डिमांड कर्व में क्या होगा? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, बिल्कुल सही जवाब, कॉन्वेक्स होगा टू ओरिजिन। ये अगेन एक ज्योमेट्रिक मेथड का क्वेश्चन है, देखो मैं बता देता हूं आपको फिर से। ये रहा, कैसा होगा? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगा, ठीक है। चलिए फिर टी एंड कॉफी सब्सटीट्यूट गुड है, तो पेन एंड इंक क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। रेशियो मेथड बोलता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो कौन सा मेथड बोलता है? लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। जियोमेट्रिक मेथड बोलता है, कौन सा मेथड बोलता है? जियोमेट्रिक मेथड, ठीक है, जियोमेट्रिक मेथड। चलिए नेक्स्ट, असर्शंस एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन, इसमें क्या होता है? सबसे पहले तो असर्शन देखेंगे क्या है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, elasticity of demand explains that one variable is influenced by another variable. yes, elasticity of demand बोलता है कि एक वेरिएबल इन्फ्लुएंस होता है by another variable, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा बोलता है Q, the concept of elasticity of demand indicates the effect of price and change in other factors on demand, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो दोनों सही है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करता है वन वेरिएबल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अनदर वेरिएबल बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंडिकेट्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस एंड चेंज इन अदर फैक्टर्स ऑन डिमांड, बिल्कुल। तो ये दोनों सही है और उसका रीजन भी जो है वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट, a change in quantity demanded of one commodity due to a change in price of other commodity is called cross elasticity, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही यही है स्टेटमेंट। दूसरा, चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम लीड्स टू अ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, कंज्यूमर की इनकम चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड भी चेंज होती है, बिल्कुल चेंज होती है। दोनों स्टेटमेंट जो है ना अपने आप में सही है, लेकिन ये इसका सही रीजन है क्या? क्या ये इसका एक रीजन है? नहीं सर, इनकम अलग चीज है और क्रॉस इलास्टिसिटी अलग चीज है। ये एक इनकम इलास्टिसिटी का एग्जांपल है और ये क्रॉस इलास्टिसिटी है, तो दोनों सही तो है लेकिन वो उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए थर्ड पॉइंट, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 इन केस ऑफ रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इनइलास्टिक में जो है वो सही होता है क्या? ये प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो लेस देन 1 होता है, बिल्कुल सर सही बोला है इन्होंने। इनइलास्टिक है तो लेस देन 1 होगा, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, चेंज इन डिमांड इज लेस देन चेंज इन प्राइस, चेंज इन डिमांड इज लेस देन चेंज इन प्राइस। एक बार देख लेते हैं, चेंज इन डिमांड इज लेस देन चेंज इन प्राइस कौन से कॉन्सेप्ट में होता है? चेंज इन डिमांड इज लेस देन चेंज इन प्राइस, तो ये किस में होता है? रिलेटिवली इनइलास्टिक में। और अपने को क्या दिया है फर्स्ट स्टेटमेंट में? इनइलास्टिक दिया है बराबर, तो ये जो है दोनों स्टेटमेंट सही है और ये उसका रीजनिंग भी जो है वो सही है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टिंक्शन बिटवीन, डिस्टिंक्शन बिटवीन रुक जाओ मैं आपको थोड़ी देर में करवाता हूँ, उसके पहले हम देख लेते हैं और सारी चीजें।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन से फैक्टर है जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं? तो आप सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखेंगे और फिर फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स कौन से लिखेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पेज नंबर 33 पर है। ये सारे जितने भी पॉइंट है 9 पॉइंट्स आपको पॉइंट वाइज लिखने हैं। तो सबसे पहले आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको आप क्या करोगे, उसको एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, और फिर आप लिखोगे फॉलोइंग आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और पॉइंट वाइज आप आंसर लिखोगे। एक्सप्लेन द टोटल आउटले मेथड ऑफ मेजरिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब लिखेंगे और फिर लिखेंगे टोटल आउटले मेथड इज वन ऑफ द मेजर फॉर मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड उसके बाद आगे आगे जितनी भी चीजें आपके टेक्स्ट बुक में है आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। नेक्स्ट, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखेंगे और उसके इंपॉर्टेंस लिखेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के इंपॉर्टेंस कहाँ पर है? ये रहे पेज नंबर 34 पे है, कुछ 6 पॉइंट है वो आप लिखेंगे, ठीक है, ओके। चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज रिगार्डिंग ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको ऑब्जर्व करना है फिगर्स को और आइडेंटिफाई करना है फॉलोइंग क्वेश्चंस को। तो ये पहला वाला जो है वो क्या है? पैरेलल है टू वाई एक्सिस, यानी कि प्राइस जो है ना हर लेवल पे सेम नहीं, सेम है, नहीं सॉरी प्राइस जो है वो चेंज होता जा रहा है लेकिन डिमांड जो है वो सेम ही रहता है। ये कौन सा केस होता है? ये कौन सा केस होता है? रिलेट परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यानी कि जो डिमांड है वो परफेक्टली इन इलास्टिक है, डिमांड बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है, इतनी ही रह रही है, लेकिन प्राइस जो है वो बार बार चेंज होती है। तो इसको क्या कहेंगे? परफेक्टली, आप पूरा लिखेंगे, मैं खाली शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख के देता हूँ। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलता है कि देखो प्राइस तो सेम रह रही है, डिमांड चेंज होती है अलग 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 अलग, तो इसे क्या कहते हैं? परफेक्टली इलास्टिक। यहाँ पर ईडी जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, परफेक्टली इलास्टिक, और यहाँ पर था परफेक्टली इन इलास्टिक। थर्ड, देखो यहाँ पर जो चेंज हो रहा है प्राइस कम होने की वजह से डिमांड में जो चेंज हो रहा है वो सेम दिख रहा है 20%, तो यहाँ पर भी 20% फॉर एन एग्जांपल। तो वैसे कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? यूनिटरी, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर प्राइस में कुछ चेंज हो रहा है, कम हो रही है प्राइस, लेकिन उसके वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, समझा तुमको? चलो भाई, नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग डायग्राम ए ई माने इधर से लेके इधर तक इज द लीनियर डिमांड कर्व, जो कि हमें दिख रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डायग्राम स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये डायग्राम के बेसिस पे बताओ कि ये 4 स्टेटमेंट सही है कि गलत है, ठीक है, हम देख लेंगे पूरा का पूरा। अभी है ना, वैसे जैसे हमने किया था वैसे ही करेंगे इसको। ए और ई को एक मिनट, एक मिनट, ए और ई के बीच में जो डिफरेंस है ना, डिस्टेंस है, वो हम अज्यूम कर लेते हैं 8 सेंटीमीटर। फिर बीच में एक पॉइंट ले लेंगे डी, तो ए डी का डिफरेंस डिस्टेंस हो गया 4 और डी ई का डिफरेंस हो गया 4। फिर इसके बीच में और एक, दोनों के बीच में पॉइंट ले लेंगे, तो ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये 2 और ये 2, ठीक है, 2 2 2 2 8, ठीक है। अभी देखते हैं क्या बोल रहे हैं। डिमांड एट पॉइंट सी इज रिलेटिवली इलास्टिक। अपने को तो क्या करना है? सिंपल सिंपल फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला है सर? ई डी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट, ठीक है। अभी पॉइंट सी पे अपने को निकालना है, तो पॉइंट सी पे लोअर सेगमेंट इज ई सी ई और अपर सेगमेंट इज ए सी,
CE डिवाइड बाई AC, CE कितना है 2 डिवाइड बाई 8 विच कम्स टू 0.25 आता है, which is 0.25 which is less than 1, तो वो क्या होता है, एक रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड होता है। और यहाँ पर क्या दिया है, रिलेटिवली इलास्टिक दिया है, रिलेटिव तो दिया है बट यहाँ पर क्या दिया है, इलास्टिक दिया है। तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। आप ये एक्सप्लेनेशन देंगे और लिखेंगे दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट एंड द कॉन्सेप्ट इज रिलेटिंग टू रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, आपको समझ रहा है ये ज्योमेट्रिक मेथड तो अच्छा है। डिमांड एट पॉइंट बी पे डिमांड निकालो, इज यूनिटरी इलास्टिक है, ऐसा वो बोल रहा है। हो ही नहीं सकता यूनिटरी। यूनिटरी माने जब दोनों का सेम हो, लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट सेम हो, तो यहाँ पर लोअर सेगमेंट कितना हो जाएगा, BE विच इज 6, 2 + 2 + 2 6, और ऊपर वाला जो है वो 2 होगा। तो 6 डिवाइड बाई 2 विल बी 3 एंड विच इज मोर देन 1। सो वो क्या होगा, एक रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होगा। सो ये यूनिटरी नहीं हो सकता। डिमांड एट पॉइंट डी पे क्या होगा, दोनों जगह सेम है तो ये यूनिटरी होगा, लेकिन ये क्या बोल रहा है, परफेक्टली इनइलास्टिक, तो ये भी फॉल्स है, सेकंड फॉल्स था, थर्ड भी फॉल्स है, और ये क्या रहेगा, यूनिटरी इलास्टिक वो रहेगा, तो ये भी गलत है। डिमांड एट पॉइंट ए इज परफेक्टली इलास्टिक, ये पॉइंट पे क्या बोल रहा है, परफेक्टली इलास्टिक है, तो लोअर सेगमेंट क्या है, AE डिवाइड बाई 0, तो AE डिवाइड बाई 0 इज 0, इन्फिनिटी, एनीथिंग विच इज डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। सो ये जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है और वैलिड स्टेटमेंट है, और ये क्या है, एक परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। समझा तुमको। अभी जो बचा है अपना डिस्टिंक्शन वाला पार्ट, वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ एक बार, चलो चलो फटाफट। चलो, इलास्टिक डिमांड और इनइलास्टिक डिमांड। अभी इलास्टिक डिमांड क्या होता है, व्हेन अ चेंज इन प्राइस लीड्स टू मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड में जितना चेंज हो रहा है उससे ज्यादा प्राइस में चेंज हो रहा है, उसे क्या कहेंगे, इलास्टिक डिमांड। और अगर उससे कम हो रहा है तो उसे कहेंगे इनइलास्टिक डिमांड। व्हेन अ चेंज इन प्राइस लीड्स टू अ लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, इट इज नोन एज इनइलास्टिक। प्रोपोर्शनेट माने उसके जितना, तो उसके जितना यानी कि उससे कम हो रहा है, उसे इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। In case of an elastic demand, value is ED is equals to more than 1, यहाँ पर ED is less than 1 होता है। यूजुअली डिमांड कब फॉर कंफर्ट्स, लग्जरी आइटम में ऐसा चीज़ें होता है, मैंने बोला था तुमको। और यहाँ पर नेसेसिटीज़ और हैबिचुएटेड गुड्स या एब्सोल्यूट नेसेसिटीज़ होती है, वो आती है। नेक्स्ट इज उसका आप दोनों का ग्राफ बना दोगे। दिस स्लोप इज स्टीपली डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट, और इसे कहेंगे फ्लैट्स यानी कि जेंटली डाउनवर्ड, जेंटली डाउनवर्ड भी कहते हैं, फ्लैटर स्लोप, और ये स्टीपर स्लोप होता है। ठीक है, सो इसी के साथ ये आपका एक डिस्टिंक्शन खत्म होता है, रिलेटिवली इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। ये एक्चुअली उसके जैसा ही है, ये मैंने एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन करवाया आपको, तो ऐसे ही सेम आपको लिखना है दोनों के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों का मीनिंग लिखेंगे। क्या करना है, दोनों का मीनिंग लिखना है, दोनों का मीनिंग लिखेंगे, दोनों का ये फॉर्मूला लिखेंगे कि कौन से पे ईडी क्या होता है, और उसके एग्जाम्पल देंगे, और दोनों का ग्राफ बताएंगे, और ग्राफ कैसा कर्व हो रहा है तो आपको लिखना है। ये दो जो है वो आपका होमवर्क रहेगा, आपको देख के लिखना है, सिर्फ पॉइंट्स बना के लिखना है। ठीक है, इसी के साथ चैप्टर नंबर 3B का भी एक्सरसाइज पूरा होता है, और चैप्टर नंबर 3B पूरा होता है। चैप्टर नंबर 2, 3, 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से ही मेजोरिटी क्वेश्चंस, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, मैच द कॉलम हो, ट्रू और फॉल्स हो, एग्रीड डिसएग्रीड विथ रीजन, या फिर आपके जो मेन क्वेश्चन हो, ब्रीफ क्वेश्चन हो, सारा जो मेजोरिटी कंटेंट है वो मैं बोलूँ ना 100 या 80 मार्क्स में से आपका जो 25 से 30 मार्क्स का जो टॉपिक है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर में से ही आता है। और थर्ड चैप्टर 3A और 3B मिला के कम से कम 15-20 मार्क्स का आप अज्यूम कर सकते हो कि 3A और 3B में से आएगा। तो समझ लो कि इट इज़ अराउंड 25% ऑफ योर बोर्ड्स एग्जाम पेपर्स। ठीक है, चलो एक बार फिर से पढ़ लेना, अगर आपको डाउट है रिवीजन लेक्चर्स देख सकते हो आप, और ये सारी चीज़ों का आप स्नैपशॉट लेके रखो, ये सारे आंसर्स मार्क करके रखो। ठीक है, चलिए बाय बाय।